Now I request Mr. S.R. Chitnis, Vice President and Head, Technical Service of J.K. Lakshmi Cement Limited, who will present on high strength concrete. I request Mr. Pankaj Kotari, Chairman, ACCE Akola, to come out to the dais and present a bouquet. पेप्सकॉन कन्वेंशन 2022 के ऑल डेलीगेट्स, चेयरमैन श्री प्रसाद, चेयरमैन श्री पटेल, सेक्रेटरी श्री राम बाबू जी, गुजरात गवर्नमेंट सेक्रेटरी श्री वसारा साहब, ऑल डिग्निटरीज, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से जेके लक्ष्मी सीमेंट की तरफ से स्वागत करता हूं। और आज आपने अपना बहुमूल्य समय देके आज यहां पधारे हैं, इसलिए जेके लक्ष्मी सीमेंट आपके खूब खूब आभारी है और हम आपसे ही सीखना चाहेंगे, क्योंकि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। हम जब भी कोई सीमेंट बनाते हैं या सीमेंट में जो भी नया चीज़ लाते हैं, तो वो चीज़ लाने से पहले हम आप ही लोगों से सीखते हैं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हम अपने सीमेंट में बदलाव लाते हैं। 2 दिन के बाद में हनुमान जयंती है। हनुमान जी बल के प्रतीक है, महाबली हनुमान। और आज का जो अपना सेशन का जो टॉपिक है वो है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो हनुमान जी को नमन करते हुए हम आज के टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत में जो है हमारे इंट्रोडक्शन से करेंगे, जेके लक्ष्मी सीमेंट के इंट्रोडक्शन से करेंगे। पहले हम बात करेंगे, मैं ज़्यादा टाइम का लूँगा नहीं, मुझे मालूम है 3:10 हो गए, और अकॉर्डिंग आई विल ट्राई टू फिनिश। मैं बात करूंगा इंग्लिश में, हिंदी प्लस इंग्लिश में, तो समझने के लिए ज़्यादा आसान रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जेके लक्ष्मी सीमेंट जेके ग्रुप का अंग है, अवाइज अंग है। और जेके ग्रुप के जो हमारे फाउंडर्स हैं, लाला जुग्गीलाल जी और लाला कमलापति जी, ये हमारे फाउंडर्स हैं। और इन्हीं फाउंडर्स ने आज जितना भी है जेके ग्रुप का जो बना हुआ है वो इन्हीं की वजह से है। जेके ग्रुप का जो प्रेजेंस है, आज प्रेजेंस काफ़ी सारे 6 कॉन्टिनेंट्स में है, और पुराना 125 साल से पुराना ग्रुप है। $4 बिलियन से हमारा टर्नओवर है। कई सारे हमारे 10,000 से ज़्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हमारा प्रेजेंस आजकल में हर जगह में, जैसे कि जेके टायर है, जेके पेपर है, उमंग डेयरी है, रेमंड है, कई सारी चीज़ें हैं, फेनर बेल्ट से जेके एग्री है। तो हर जगह में कोशिश है कि जेके हर जगह में आए। जेके लक्ष्मी सीमेंट का जो अविभाज्य अंग है जेके लक्ष्मी सीमेंट, उस जेके लक्ष्मी सीमेंट के वर्टिकल्स में भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स शुरू कर दिया, तो वैल्यू एडेड सीमेंट के डिवीजन में हम सीमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहली जो बात है कि ये 40 साल पुराना हमारा जेके लक्ष्मी सीमेंट ग्रुप है। इसके अंदर में हम लोगों ने जो बनाते सीमेंट पीपीसी, पीएससी, ओपीसी, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड और कंपोजिट सीमेंट। कंपोजिट सीमेंट जो बनता है, जो लेके जेके लक्ष्मी सीमेंट, वो फर्स्ट कंपनी है जो गुजरात में कंपोजिट सीमेंट बनाती है। हम कंपोजिट सीमेंट दूर प्लांट से देते हैं छत्तीसगढ़ ईस्ट एरिया के लिए। सिमिलरली हम उड़ीसा में देते हैं और गुजरात में भी हम कंपोजिट सीमेंट देते हैं। कंपोजिट सीमेंट हम हमारे सूरत वाले ग्राइंडिंग यूनिट से देते हैं। आज जेके की कैपेसिटी हमारी 13 मिलियन टन की है, लेकिन जो आने वाले दिन है बाय 2030 आवर कैपेसिटी विल बी अगेन 30 मिलियन टन्स। और उसके लिए हमारे कई सारे प्रोसेस चल रहा है, लैंड एक्विजिशन हो रही है। एक्चुअली सीमेंट जब प्लांट बनता है तो प्लांट बनाने के लिए सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि लैंड एक्विजिशन एंड माइनिंग लीज, उसमें काफ़ी सारा काम हो चुका है। तो हम डेफिनेटली बोल रहे हैं कि हम 2030 तक हम 30 मिलियन टन तक पहुंच जाएंगे। हमारा जो प्लांट है जेके लक्ष्मी सीमेंट, उसको दिस इज द फर्स्ट कंपनी टू हैव एनेबल एक्रेडिटेशन। आज जैसे हमारे 3 ब्रांड है जेके लक्ष्मी,
सीमेंट, जेके लक्ष्मी प्लैटिनम हेवी ड्यूटी सीमेंट और जेके एलएलसी सिक्सर। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में हम पीओपी में है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में 2005 से है, पुट्टी है, व्हाइट सीमेंट है, डबल एसी ब्लॉक्स है, तो इसे कई सारे ड्राई मिक्स मोटर्स है, कई सारे प्रोडक्ट्स है जहाँ पे हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी हमारा प्रेजेंस है। अगर हम गुजरात में बात करते हैं तो गुजरात में जेके लक्ष्मी सीमेंट के 2 ग्राइंडिंग यूनिट्स है, एक कलोल यानी अहमदाबाद में है और दूसरा सूरत में है। सूरत में जो ग्राइंडिंग यूनिट है इसमें जो खास बात है कि इसमें हम वीआरपीएम टेक्नोलॉजी वाला प्लांट है जिसके अंदर वीआरपीएम टेक्नोलॉजी प्लस बॉल मिल है, तो और कंपार्टमेंट साइलो है। कंपार्टमेंट साइलो से एक एडवांटेज ये है कि अगर आपको पीपीसी चाहिए, 15% फ्लैश का पीपीसी चाहिए, वी कैन गिव इट। आपको 35% फ्लैश का पीपीसी चाहिए, वी कैन गिव इट। आपको 40% फ्लैश का पीपीसी चाहिए, वी कैन गिव इट। तो वो 40% के लिए आईएस मान्यता नहीं है, लेकिन उसमें एक क्लॉज है कि अगर सप्लायर और परचेस अगर दोनों एग्रीमेंट करते हैं तो वी कैन सप्लाई इट। तो इस टाइप की अरेंजमेंट भी हमारे यहाँ है। कंपोजिट सीमेंट जो है वो भी हम सूरत वाले प्लांट से देते हैं। तो मल्टी कंपार्टमेंट साइलो का जो एडवांटेज है, उस एडवांटेज इसीलिए है कि जो बेल्ट है, गुजरात का बेल्ट है, यहाँ कई सारी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ में हमको कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई किसी को चाहिए 25% फ्लैश वाला सीमेंट चाहिए, तो देन वी विल गिव ओनली 25% फ्लैश सीमेंट ओनली। टेक्निकल सर्विस सेल में आज हमारे पास में ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया वी आर ऑपरेटिंग इन 14 स्टेट्स। तो हमारी जो टेक्निकल सर्विस सेल का जो स्टाफ है वो करीब मोर देन 300 से प्लस इंजीनियर्स हमारे पास आए और वो सभी इंजीनियर्स साइट पे देते हैं। उसके अलावा स्पेशल डेडिकेटेड फोर्स है हमारा कि जो कंस्ट्रक्शन आपको डिज़ाइन मिक्स देता है, तो डिज़ाइन मिक्स आपको M100 तक का डिज़ाइन मिक्स देता है। और हमारे पास एक पोर्टल है जो कंपनी का अपना पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ पे हमारे इंजीनियर जाके विदिन 5 मिनट्स आपको डिज़ाइन मिक्स दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट की, आज जैसे प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी की प्रीकास्ट का ये सेशन है और प्रीकास्ट प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के ऊपर बात हो रही है, तो उनकी जनरली क्या रिकमेंडेशन होती है या उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उनके अगर हम देखते हैं कि भाई एप्लीकेशन के हिसाब से मिनिमम कंक्रीट स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम कंक्रीट स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के इन्वॉल्व करने के लिए मिनिमम 15 MPa की होनी चाहिए। अगर आप प्रीस्ट्रेस एलिमेंट्स लाइक पाइल्स और वॉल पैनल्स कर रहे हैं तो 20 MPa की रिक्वायरमेंट है, या प्रीस्ट्रेस एलिमेंट्स के लिए आपको 25 MPa की रिक्वायरमेंट है। और ब्रिज बीम्स और जैसे हाई स्ट्रेस प्रीस्ट्रेस एलिमेंट्स है तो उनको मिनिमम 30 MPa की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जितने भी प्रीस्ट्रेस या प्रीकास्ट एलिमेंट्स होते हैं उसमें आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है आपके मोल्ड में, क्योंकि ये मोल्ड जो होते हैं ये कॉस्टली यूनिट है और उस मोल्ड के अंदर में कितने घंटे में हम मोल्ड रिमूव कर रहे हैं, डीमोल्डिंग कर रहे हैं, क्या मैं 24 घंटे में कर पा रहा हूँ या 28 घंटे में कर रहा हूँ या 20 घंटे में कर रहा हूँ या 12 घंटे में कर रहा हूँ, क्योंकि जो मोल्ड की कॉस्ट है उसी कॉस्टिंग के ऊपर आपका इकोनॉमिक्स डिसाइड होता है। तो इसके लिए और भी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ हम स्लोली देखते चलेंगे। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या क्या जनरली देता है, तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हैज़ बेटर रेजिस्टेंस इन टेंशन, शियर बॉन्ड एंड बेयरिंग स्ट्रेस। उसमें मिनिमम श्रिंकेज क्रैश आते हैं। श्रिंकेज क्रैश कम आने का बेसिक रीज़न ये होता है कि उसमें हमारा वाटर सीमेंट रेशो काफ़ी कम रहता है, उसके साथ साथ बॉडी हिस्ट्री कम रहती है, क्रीप स्ट्रेंथ भी कम रहता है, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज़ करने से बेसिकली सेक्शन रिड्यूस हो जाता है। सेक्शन रिड्यूस होता है इसका मतलब वेट रिड्यूस हो गया, वेट रिड्यूस हो गया इसका मतलब हमारा फॉर्मवर्क कम लग गया, फॉर्मवर्क कम लग गया इसका मतलब यह है कि हमारा ओवरऑल टोटल कॉस्टिंग कम हो गया। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए अगेन हम देखते हैं कि एवरेज रेजिस्टेंस कम है, स्ट्रिपिंग टाइम जैसे मैं अभी मैंने बताया वो भी कम हो जाता है, इट इज़ लेस परमिएबल एंड लेस कार्बोनेशन एंड इट हैज़ बेसिकली आज जितनी भी हम बात कर रहे हैं, आज हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और सस्टेनेबिलिटी जब बात हम करते हैं तो उसमें हमेशा एक पॉइंट पे ध्यान रखा जाता है कि आपकी लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या है। लाइफ साइकिल कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो आपकी बेसिक कैपिटल कॉस्ट नहीं, उसके साथ में आपके रिपेयर मेंटेनेंस आपके लाइफ उस स्ट्रक्चर के या एलिमेंट के लाइफ में क्या आ रहा है। तो अगर रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आपकी कम है तो डेफिनेटली इट इज़ बेटर प्रोडक्ट। IS 456 ये डिफाइन करता है 3 टाइप, ऑर्डिनरी कंक्रीट अप टू M20 ग्रेड,
स्टैंडर्ड कंक्रीट फ्रॉम M25 टू M55 और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M60 एंड अबव। लेकिन अगर हम ACI देखते हैं, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट देखते हैं, तो आज भी वो ACI M40 एंड अबव को भी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मानता है, बट स्टिल इन इंडिया वी आर यूजिंग M60 एंड अबव कंक्रीट। तो आज अगर आप IS 10262 2019 का अगर आप ये देखते हैं, तो उसमें हमको उन्होंने जब डिज़ाइन करने से पहले 2 क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया तो ये है कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अकॉर्डिंगली आप FCK प्लस 1.65 इंटू सिग्मा वो करो, या तो आप एक्स मार्जिन कितना है वो कर सकते हो। तो अगर आप एक्स मार्जिन की वैल्यू अगर M90 100 के लिए अगर 8 लेते हैं, तो नेचुरली उसकी स्ट्रेंथ जो है M90 के लिए 90 वाले हम कंसिडर कर लेते हैं 100, और 100 के लिए 110 हो जाती है। आई एम जस्ट गिविंग दिस एग्जांपल। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की जो मैंने अभी बताया कि हमको सेक्शन रिड्यूस होने से मेन एडवांटेज जो होता है एरिया का होता है कि हमको नेट एरिया, अवेलेबल एरिया मिल जाती है, क्योंकि हेडरूम कम हो जाती है, कॉलम के साइज कम हो गए तो अवेलेबल नेट एरिया कम हो गई। तो आज जो पर स्क्वायर फीट या पर जो कारपेट एरिया है, उस कारपेट एरिया की हमारी कॉस्ट पर स्क्वायर फीट कम हो जाती है। अगर हम देखते हैं कि एग्रीगेट्स के लिए किस टाइप के एग्रीगेट्स होना चाहिए, एग्रीगेट्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो एग्रीगेट्स के लिए जब हम सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीगेट किस टाइप की होना चाहिए, तो जनरली जब हम RMC में बात करते हैं कि RMC में जो हम करते हैं कि भाई जोन 2 और जोन 3 का मिक्स ले लेते हैं ताकि स्लम अच्छा मिले, हमारा वर्केबिलिटी अच्छी मिले एडमिक्सचर डोसेज के लिए। लेकिन जब हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की तरफ जाते हैं तो जोन 1 या जोन 2 का ही हमको एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे हम जो सीमेंटेशियस मटेरियल है, उस सीमेंटेशियस मटेरियल की क्वांटिटी अच्छी होने से हमको वो कॉम्पेंसेट कर देती है। सिमिलरली एग्रीगेट अगर पार्टिकल साइज एंड शेप एंड सरफेस टेक्सचर ऑफ फाइन एग्रीगेट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के लिए भी बहुत जरूरी है कि उसकी इम्पैक्ट वैल्यू क्या है, उसकी क्रशिंग वैल्यू क्या है। अगर वो इम्पैक्ट वैल्यू, क्रशिंग वैल्यू नहीं होगी तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ नहीं आएगी। आप जब क्यूब तोड़ते हो, क्यूब तोड़ने के बाद कई बार हमने देखा है कि अगर हम लोअर क्वालिटी का हाई इम्पैक्ट वैल्यू का अगर स्ट्रेंथ एग्रीगेट लेते हैं, लेटेस्ट से 24 वाला एग्रीगेट लेते हैं, तो वो एग्रीगेट पहले टूट जाता है और सीमेंट पेस्ट टूटती नहीं है, तो इसलिए वो कंक्रीट अपने को स्ट्रेंथ नहीं मिल जाती है। तो ये चीज़ जब भी हम कोई भी डिज़ाइन मिक्स करते हैं, तो डिज़ाइन मिक्स के टाइम जब हम करेंगे, तो हम जब ट्रायल्स करते हैं 7 डेज में या 28 डेज में, उस टाइम जरूर देखिए कि जब हम क्यूब तोड़ रहे हैं, उस क्यूब तोड़ने का पैटर्न क्या है, उसका क्रैश पैटर्न क्या है। अगर हम क्रैश पैटर्न नहीं देखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि अप टू मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड बी 20 mm, लेकिन अगर M80 से ऊपर का अगर साइज लेना है तो उसके लिए 10 mm का एग्रीगेट बेटर रहता है। एयर कंटेंट है एज पर क्लॉज, ये क्लॉज के हिसाब से है कि 10 mm एग्रीगेट्स में इंट्रैप्ट एयर 1% है। अभी जो 10262 में जो है डिज़ाइन मिक्स है, उसमें उन्होंने अगेन एयर कंटेंट कंसिडर करने के लिए बोला हुआ है। सीमेंटेशियस मटेरियल, जब हमने एग्रीगेट फाइनल कर दिए, कोर्स एग्रीगेट फाइनल कर दिए, फाइन एग्रीगेट फाइनल कर दिए, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सीमेंटेशियस मटेरियल का। तो सीमेंटेशियस मटेरियल मतलब सीमेंट है, सीमेंट के साथ साथ में हमने SCM मतलब सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल लाइक सिलिका फ्यूम है, फ्लाई ऐश, GGBS, मेटाकाओलिन, राइस हस्क, ये आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर में। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि LC3 का अभी आया हुआ है। LC3 मतलब लाइमस्टोन कैल्साइन क्ले सीमेंट, उस सीमेंट में उसका IS भी आने वाला है और वो IS मेरे ख्याल से विदिन 1 ईयर आ ही जाएगा। तो ये LC3 जो सीमेंट है, वो सीमेंट एक सस्टेनेबल सीमेंट है और उस सीमेंट में मोस्टली हम जो यूज़ करेंगे वो मेटाकाओलिन यूज़ करेंगे। केमिकल एडमिक्सचर्स, केमिकल एडमिक्सचर्स में वो केमिकल एडमिक्सचर का सिलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मिनिमम 30% या उससे ज़्यादा वाटर रिडक्शन होना जरूरी है। तो PC एडमिक्सचर ही जनरली हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अगर हम फिजिकल पैरामीटर ऑफ सीमेंट देखते हैं, अगर आप PSC, PPC, कंपोजिट
और सभी सीमेंट में देखते हैं तो आप देखेंगे कि सीमेंट के लिए जो मिनिमम फाइनेंस है वो 225 है, या कंपोजिट में 300 का है, पीपीसी में 300 का है, ओपीसी में 225 है। लेकिन अगर हम रेलवे स्लीपर गेज का अगर सीमेंट देखते हैं तो उनका फाइनेंस है वो 3700 का है, और वो 3700 का फाइनेंस ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो मेजर डिफरेंस है वो फाइनेंस का डिफरेंस है। आज हम लोग जितने भी प्रिकास्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं सब लोग यूज़ करते हैं 53 ग्रेड सीमेंट। हम जो 53 ग्रेड, हम यानी सीमेंट कंपनीज आपको जो भी 53 ग्रेड सीमेंट दे रही है उसका फाइनेंस जनरली होता है 320 से लेके 350 तक, मतलब 320 से 350 फाइनेंस होता है। लेकिन अगर आप रेलवे का स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो मिनिमम फाइनेंस 3700 का है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जो उनका जो फाइनेंस का रिक्वायरमेंट होता है वो रिक्वायरमेंट होता है 500 का, 500 to 600 फाइनेंस चाहिए। तो 500 to 600 फाइनेंस का वो क्यों स्पेसिफाई करते हैं, उसके भी आगे रीजंस है, दैट वी विल सी। तो सीमेंट जो है, सीमेंट का जो रोल, स्ट्रेंथ का रोल है वो डिपेंड है कि आपका क्लिंकर कैसे बन रहा है, क्लिंकर की क्या क्वालिटीज़ है, क्लिंकर का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, जैसे कि मेरा C3S क्या है, C3S C2S क्या है, C3A क्या है। तो हर एक का एक डेफिनेट रोल है और उस रोल से ही उसका आपके सीमेंट की स्ट्रेंथ डिसाइड हो जाती है। अब हमने ये देखा कि अगर मैंने उसका जो फाइननेस है, कई बार हमने ट्राई भी किया कि सीमेंट के जो क्लिंकर से हम बन रहा है सीमेंट, उसको मैंने अलग अलग फाइनेंस में डेवलप कर दिया कि मैंने आज के दिन में उसको 350, 400, 450, 500 हम ले गए। लेकिन ऐसा है कि एक सर्टन लिमिट होता है, उस लिमिट के बाद उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। वो हर एक लाइमस्टोन के अनुसार उसका अलग अलग है। मानो अगर लाइमस्टोन आपका इस राजस्थान का है, उसकी लिमिटेशंस कुछ अलग होगी, आपका गुजरात का है उसकी लिमिटेशंस कुछ अलग होगी, आपका ईस्ट का है उसकी लिमिटेशंस कुछ अलग होगी, आपका आंध्रा का है उसकी लिमिटेशंस कुछ अलग होगी। तो जो कितने फाइननेस के बाद उसकी स्ट्रेंथ, कितने फाइननेस तक उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो डिपेंड्स उसके लाइमस्टोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका क्लिंकर कॉम्पोजिशन क्या है। क्योंकि जब हम क्लिंकर जो बनाते हैं या सीमेंट बनाते हैं, सीमेंट के लिए जैसे हम डिज़ाइन मिक्स करते हैं, डिज़ाइन मिक्स के लिए हमारी एक रेसिपी होती है। सिमिलर एक रेसिपी हमारी रहती है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जब हम सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारी रेसिपी थी, उस रेसिपी में हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल की फाइननेस क्या है, रॉ मिल में मेरा कितना रहेगा, प्लांट में कितना रहेगा, मेरा जो कूलिंग क्या है, कूलिंग प्रोसेस कैसी है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हमारा सीमेंट बिहेव करेगा। अगर मैंने फाइननेस बढ़ाया तो फाइननेस बढ़ाने से क्या होगा, फाइननेस बढ़ाने से रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि फाइनर पार्टिकल से उनकी वाटर डिमांड बढ़ जाएगी, फाइनल पार्टिकल फास्ट रिएक्ट करेंगे। लेकिन फाइनल पार्टिकल फास्ट रिएक्ट करेंगे, उसके साथ साथ में ये भी हो सकता है कि क्रैश के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो आप ओपीसी अगर 5000 ब्लेन तक ले जा रहे हो, 4000 ब्लेन तक ले जा रहे हो, तो साथ साथ में आपने को SCM यानी स्लैग या फ्लाई ऐश ऐड करना चाहिए, सो दैट वी विल गेट द एडवांटेज ऑफ बोथ। वन इज द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो क्रैक्स नहीं आएंगे। I already discussed this. तो लो वाटर सीमेंट रेशो विल ऑलवेज गिव लो क्लोराइड परमेबिलिटी। अगर हम सीमेंट कंजम्पशन अगर कम कर लेते हैं, तो अगर सीमेंट कंजम्पशन कम कर ले तो वो हमको क्या होगा कि सीमेंट की जो पेस्ट है वो जो वॉइड्स फिलअप करने वो फिलअप नहीं होगी, तो उसका इनडायरेक्टली डायरेक्टली इफेक्ट ड्यूरेबिलिटी के ऊपर आएगा। रिकमेंडेड डोसेज आयर स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए, ये 10260 में दिया हुआ है, मैं कोई रिपीट नहीं करूंगा। फ्लाई ऐश 15 to 30% है, बाहर की कंट्रीज में यही लिमिट 40% तक है फ्लाई ऐश का। GGBS अपने यहाँ 25 से 50 का है, बाहर की कंट्रीज में ये लिमिट 70% का है। मेटाकाओलिन 5 से 15 है और सिलिका फिब का 5 से 10% है। लेकिन हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हमको इंडियन स्टैंडर्ड अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इसमें अगर कुछ करना है तो डेफिनेटली आपके और परचेसर के बीच में, फॉर एग्जांपल आज हम जो सीमेंट दे रहे हैं आप सब लोगों को, वो दे रहे हैं 320 से 330 फाइननेस का दे रहे हैं। लेकिन कल आपको फाइननेस का कल आपने अगर हमको डिमांड करते हैं कि नहीं मुझे 4000 या 4500 ब्लेन का
सीमेंट दे दीजिए, वी आर रेडी टू प्रोवाइड सीमेंट, बिकॉज आज हम गुजरात में 4 लाख टन का जो लूज सीमेंट का मार्केट है उसमें से करीब करीब 1 लाख टन सीमेंट जेके लक्ष्मी प्रोवाइड करती है। तो 25% शेयर हमारे पास है, हमारे पास मल्टी कंपार्टमेंट साइलो है, हमारे पास VRPM है, तो वी कैन गिव वॉट एवर यू वांट। लेकिन इसमें एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि कॉस्टिंग का, क्योंकि OPC में जैसे जैसे हम फाइनेंस बढ़ाते हैं हमारी पावर कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर हमारी पावर कॉस्ट बढ़ जाती है तो आपकी कॉस्ट पर बैग विल इंक्रीज। तो आपको उसमें GGBS ऐड करके, फ्लैश ऐड करके उसका एक मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा और उस बेलना करके, ताकि आपकी डिमोल्डिंग फास्ट हो, आपकी कॉस्टिंग मतलब इकोनॉमिकल आपको बने। इस तरह से अगर हो जाता है तो डेफिनेटली वी आर रेडी टू प्रोवाइड वॉट एवर ब्लेन यू वांट। जब भी हम ये करते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट करते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि मैंने डिज़ाइन मिक्स तो बना दिया, लेकिन डिज़ाइन मिक्स के साथ साथ मुझे परमेबिलिटी टेस्ट की भी करना जरूरी है। जैसे RCPT टेस्ट है, वाटर पेनिट्रेशन टेस्ट है, ये दोनों टेस्ट हमको करना जरूरी है। और इन टेस्ट की ये जो पैरामीटर्स दिए हुए, ये दिस पैरामीटर्स आर गिवन इन IS। टॉल बिल्डिंग्स के लिए इंडियन स्टैंडर्ड ने एक बनाया है 16700 16700 2017। ये टॉल बिल्डिंग के लिए इंडियन स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड में उन्होंने ये दिया हुआ है कि बेसिकली आपको ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में क्या क्या होना चाहिए और क्या लिमिट्स है। I am just sharing the things what we have done for M100 grade, M90 and M100 grade concrete in our RMC plants. This is the example of our मोहाली यूनिट। तो अगर हम फ्लाई ऐश की देखते हैं तो फ्लाई ऐश में हमने रजापुरा के फ्लाई ऐश थी, सैंड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, बल्क डेंसिटी, वो सभी हमने ले लिया। इम्पैक्ट वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 20 mm एग्रीगेट्स की इम्पैक्ट वैल्यू 17 की थी और 10 mm की भी 17 की है, 17.12 17.44 की है। अगर हम ग्रेडेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट देखते हैं तो फाइनेस मॉडल्स 3 है, मतलब जोन 2 में आ रही है हमारी सैंड। सिल्ट कंटेंट ऑन वेट बेसिस इज 1.64%। ये ट्रायल के रिजल्ट्स है। अगर आप ट्रायल में देखिए कि एम्बिएंट टेम्परेचर नोट किया हुआ है, सीमेंट 535 kg सीमेंट है, माइक्रोरिल का 60 kg है, फ्लाई ऐश ऐड किए, वाटर है, वाटर सीमेंटेशन मटेरियल का जो रेशो है 0.18 आया हुआ है। एडमिक्सचर हमने BSF का यूज़ किया था और एडमिक्सचर टोटल डेंसिटी 2469 आ गई। कॉन्क्रीट टेम्परेचर 20 मिनट के बाद क्या रहा है वो नोट करते हैं। हमने शुरुआत कब किया एम्बिएंट और उसके बाद 20 मिनट बाद क्या टेम्परेचर है वो हमेशा नोट करते हैं। इनिशियल सम 180 mm का है और 2.5 घंटे तक हमारा स्लम 110 है। बेसिकली ये हमने कंक्रीट बनाया था RMC के लिए। ये हम इस तरह से, क्योंकि आज गुजरात में जो बिल्डिंग की नए जो लेटेस्ट आया हुआ है कि गुजरात के 4 सिटी में टॉल स्ट्रक्चर का परमिशन आया है और टॉल स्ट्रक्चर का परमिशन में मेरे ख्याल से 250 मीटर 200 मीटर तक की 250 मीटर तक की बिल्डिंग्स बनाना अलाउड है। अगर वो 250 मीटर तक की बिल्डिंग बनाना अलाउड है तो आपको जो टॉल स्ट्रक्चर पे लिए जाना पड़ेगा। अगर आप उसका स्ट्रेंथ देखते हैं तो देखिए 1 डे में स्ट्रेंथ आपकी 68 MPa की है। तो अगर आप उसी स्ट्रेंथ को अगर आप 12 घंटे में या 16 घंटे में देखें तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ आपको अच्छी मिलेगी। टेस्ट सर्टिफिकेट्स है, उसकी कोई इतना ये नहीं है। क्यूरिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यूरिंग के लिए, क्योंकि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशो कम होने से क्यूरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और क्योंकि मॉइस्चर लॉस और बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है ड्राई शिंकेज, प्लास्टिक ड्राइंग शिंकेज क्लास आती है, तो इसलिए दो यूनिट्स में उसका अगर हमको करना चाहिए, क्यूरिंग करना चाहिए। फर्स्ट स्टेज में जब वो ग्रीन कंक्रीट है उसके बाद में हम उसके ऊपर सरफेस रिटार्डर ये कर सकते हैं या प्लास्टिक शीट से कवरिंग भी कर सकते हैं। और सेकंड जो स्टेप है वो स्टेप है वेट क्यूरिंग की। वो वेट क्यूरिंग अगर हम करेंगे तो श्रिंकेज क्रैक्स बिल्कुल कम हो जाएंगे। क्यूरिंग ड्यूरेशन 7 से 10 दिन तक होना जरूरी है।
वायरलेस सेंसर्स आज के दिन में हर जगह जो हो रहा है, वायरलेस सेंसर्स आ रहे। वायरलेस सेंसर इस तरह से वो होते हैं कि आप सरिये के ऊपर बांध दो, टेम्परेचर के हिसाब से आपको मिलेगा, रीडिंग मिलेगा, एवरी 15 मिनट्स में आपको रीडिंग मिला। वी आर शोइंग वन वीडियो ऑन इट। AOMS Technologies is based out of Toronto, Canada. Our mission is to digitize the construction industry through the power of purpose-built wireless technology. Using cutting-edge sensor technologies, wireless connectivity protocols, and analytics, we have developed an all-in-one concrete monitoring solution for the construction industry. Lumicon harnesses the power of the Internet of Things to let you see the curing progress of your concrete at the touch of a finger. Luminode transmitters are designed to activate as soon as they are plugged into their sensor cables, which means you don't need to worry about powering them on or off. Simply plug them in and begin monitoring your concrete. Our multi-point concrete sensors enable distributed sensing, a whole new way of measuring the curing progress of your concrete slabs. Simply thread the cable along the length of your rebar and fasten it securely. We know that not all concrete slabs are the same, and we offer an unlimited amount of customization so you can get the right cable to fit your specific needs. We've ensured that our Lumicon system is intuitive, user-friendly, and easy to set up without any hassles. Once the sensors are installed and plugged in, you will immediately start to see streams of data sent directly to your device. Unlike conventional concrete sensors, Lumicon is powered by the cloud, so you can see all of your data without ever needing to visit your job site. Through the power of the cloud, Lumicon data is automatically synced across all of your devices, so you can get real-time insights at the touch of a button. What's more is that you also gain 100% visibility into the temperature differentials between your sensor points. Lumicon concrete sensors can help you save an average of 2 days per concrete pour, boosting your overall productivity, all while ensuring safety and improving quality. Lumicon concrete sensors measure overall concrete strength based on leading industry standards, helping you meet your contractual requirements. With real-time and remote monitoring, your workers do not need to be on site, manually collecting concrete data. Ensure regulatory compliance with seamless report generation and sharing, right from the Lumicon app. Reduce the number of overall break tests needed for every pour, and keep your project schedule moving forward. Lumicon concrete sensors are built off of 4 main pillars. Our sensors are ruggedized to operate in any environmental condition. Plus, with intelligent battery management on board, they can last well beyond the length of any construction project. Whether your job site's in a remote location or in the middle of a busy city, Lumicon's robust connectivity ensures that all of your data is easily and readily accessible at any time. Lumicon is always transmitting data to the cloud, so no matter where you are, your concrete data is always with you. We've integrated sophisticated analytics into the Lumicon web and mobile applications, so you can get a next-level look into the temperature, maturity, strength, and curing performance of your slabs on the fly. But that's not all. Lumicon is now integrated with Autodesk and Procore. With a seamless workflow, users can access project data and share reports with stakeholders without ever leaving their current construction management platforms. Interested to learn how Lumicon can help you in your next project? Call us or visit us online at lumicon.io for more information. So, our learnings are impact value should of aggregate should be less than 18, maximum aggregate size 10 mm, but we always recommend that use ice, so that ice is a natural admixture. So, try to use ice, try to test dry fly ash, its residue as well as lime reactivity. And when you start this high strength concrete, then start from 8%.
there are different trends, and trends are basically due to sustainability. There is always efforts all over the global that global warming potential is always calculated. So nowadays more trend is toward digitization, and digitization is growing the day by day. If you see the concrete industry is responsible 8% of total global GWP, means global warming potential, and if you see cement itself is 12%, and if you calculate the CO2 emission, so CO2 emission is in cement itself is 92%. If OPC is there, in OPC 900 kg CO2 is evolved, but if you see the PPC, then PPC evolution of CO2 is around 500 kg. If you see this is the example of a SCM in the 18-story buildings. So in 18-story buildings, if we can replace this normal concrete of OPC with the fly ash concrete or with slag plus fly ash, then definitely we are saving, and we are saving around 30% carbon. Carbon Cure is now technology, because nowadays the more focus is on sustainability. Every cement company is working on it. We are also using AFR, alternative fuels. We are also taking many measures. And in Carbon Cure, in carbon CO2, whatever the CO2 evolved CO2 is compressed, and it is being utilized in RMC for gaining the strength. When you are using the CO2 in RMC, then its effect on one day strength is better, and in lateral strength also it gains the strength. Actually, this video is good video. That allows ready-mix concrete producers to reduce costs, deliver greener concrete, and win more business. Carbon Cure works by injecting recycled carbon dioxide, CO2, into fresh concrete during mixing. Once injected, the CO2 undergoes a chemical reaction where it transforms into a mineral, improving the compressive strength of the concrete, which then enables the reduction of cement content in mix designs while maintaining strength requirements. The Carbon Cure technology is made up of two boxes: the control box, which is the brains of the operation, and the valve box. The valve box connects to a CO2 tank and delivers a metered quantity of CO2 into the concrete mix. The CO2 is stored on site in a pressurized tank provided by industrial gas companies. The control box monitors the performance of the valve box system in real time and feeds back all usage data to the Carbon Cure command center. The control box software integrates seamlessly with all existing batching software, so adding CO2 into a mix is just like adding an admixture, meaning no impact on batching or loading cycle time. Transfer hoses deliver liquid CO2 from the supply tank to the Carbon Cure valve box, which is at the plant loading area. The valve box then meters and delivers a known amount of CO2 into the concrete mix based on the cement content of the mix. The CO2 automatically injects into the mix once roughly half the cement and water contents have been discharged. While liquid CO2 is stored in the tank on site, the CO2 that comes into contact with the concrete is actually in a solid and gaseous state, similar to dry ice or snow. It changes state once it leaves the Carbon Cure valve box due to a significant drop in pressure. Upon contact with the mix, the CO2 undergoes a chemical reaction and converts into a mineral, calcium carbonate, which makes the concrete stronger. Plus, what was once CO2 is now eliminated, never to be re-released into the atmosphere, even if the concrete structure is demolished. Concrete made with Carbon Cure has no differentiating factor from concrete without CO2 in it. Fresh and hardened properties are not affected. Any mix design can be adjusted to include an optimized dose of CO2 and a reduction of cement content without compromising the concrete strength. This means Carbon Cure mixes can be used for all commercial and residential applications. Every cubic yard of concrete produced with the Carbon Cure technology saves an average of 25 pounds of CO2 emissions from entering the atmosphere.
An average high-rise building built with CarbonCure would save approximately 1.5 million pounds of CO2 emissions, which is equivalent to the carbon absorbed by 888 acres of forest in a year. Reduced cement content means reduced costs and a reduced carbon footprint, and more business from the green building markets. With CarbonCure, concrete producers can create a legacy of sustainability in their communities while attracting and retaining employees who want to work for an employer that does something positive for the environment. Technology costs are offset by cement savings. One-day installation of the technology without disrupting operations. The technology can be retrofitted onto any wet or dry batch ready-mix plant. Seamless integration with your existing batching software means it's as easy to install as it is to use. All provided with the ongoing guidance and support of a dedicated CarbonCure technical services team member. Join the growing network of concrete producers who are using CarbonCure in hundreds of ready-mix plants around the world. It's simply better concrete. With this, I will thank all of you for giving us the opportunity to present our views. Thank you very much. May I introduce 1 minute? I will introduce our team, Mr. Suresh Kolagi, our Vice President, Marketing, and all our teams are here. If you can come fast. Our team is here for marketing purpose, technical services. Everybody can give you help. Though I am living in Delhi, but our team, Gujarat team is there, and they will help you whenever you want, whatever you want. Thank you very much. Thanks a lot. Oh. Now I request Sri Ashish Jani, Campus Engineer, CEPT University, to come over and present the memento.